चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क फंक्शन को जानेंगे। वर्क फंक्शन क्या होता है, पहले उसको जानने से पहले ये समझो कि वर्क फंक्शन कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन 4 चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है। पहला चीज़ है प्रेशर, दूसरा चीज़ है टाइम, तीसरा चीज़ है वॉल्यूम और चौथा चीज़ है टेम्परेचर। ठीक है, पहला है प्रेशर, दूसरा है टाइम, तीसरा है वॉल्यूम और चौथा है टेम्परेचर। इन 4 चीज़ पे डिपेंड करता है मेरा वर्क फंक्शन या स्टेट फंक्शन जो कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने एक पिस्टन लिया, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, गैस फील्ड है। क्या फील्ड है, गैस। ठीक है, अब वो जो गैस यहाँ पे फील्ड है उसको क्या किए कि हम उस पिस्टन से, ये जो पिस्टन है ये कैसा पिस्टन है, कोलैप्सिबल पिस्टन है। कोलैप्सिबल पिस्टन है। इस कोलैप्सिबल पिस्टन से क्या किया कि इनिशियली हम कोई वर्क, यानी केस वन में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। इनिशियल में पिस्टन भी कांस्टेंट है, गैस भी एज इट इज कांस्टेंट है। दूसरे केस में क्या हुआ, हाँ और एक चीज, इनिशियली जो इसका वॉल्यूम है, इनिशियली इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, यानी गैस का जो वॉल्यूम है इनिशियली वो V1 है। सेकेंड केस में क्या हुआ कि हम पिस्टन के द्वारा फिजिकल वर्क किए। फिजिकल वर्क मतलब वर्क जैसे एक होता है मैकेनिकल वर्क और एक होता है फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क वैसा वर्क होता है जिसमें हम लोग अपने हाथ से, यानी अपने मन से अगर कोई काम करते हैं, दैट इज फिजिकल वर्क। अपने शरीर से या अपने हाथ से कोई काम करें, फिजिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क अगर किसी से करवा रहे हैं या किसी मशीन के द्वारा हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है तो वो मैकेनिकल वर्क हुआ। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इस पे फोर्स अप्लाई किए। इस पे क्या किया, फोर्स अप्लाइड किए। तो फोर्स जब ये अप्लाई किया, ये जब पिस्टन जो है फोर्स इस गैस पे अप्लाई किया, जो फील्ड गैस था उस पर जब फोर्स अप्लाइड हुआ, तो फोर्स अप्लाइड होने के कारण ये जो है पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जब फोर्स लग रहा है तो साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। और सिमिलर ये जो गैस है, यहाँ पे ये जो गैस है, ये गैस भी ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी पिस्टन जो है नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और गैस क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इससे भी एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लगाएगा। तो ये भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस केस में होता क्या है कि ये जो पिस्टन है, अब क्योंकि ये पिस्टन जो है एक जगह आके कांस्टेंट हुआ, एक जगह आके ये पिस्टन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पिस्टन पे जितना फोर्स करना तो करिए। अब गैस जो है वो क्या कर रहा है कि वो तो अभी भी पिस्टन पे वर्क कर रहा है, पिस्टन पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उस पर भी अभी भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। गैस जो है वो अभी भी पिस्टन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये गैस है, अब ये पिस्टन है, तो गैस जब इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो पिस्टन ऐसे से ऊपर नीचे हल्का हल्का हो रहा है, यानी ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। शुरुआत में जो इसका V1 वॉल्यूम था वो क्या था, हाई वॉल्यूम था। लेकिन जब V2 हुआ, अब इसका यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V2 है, ये लो हो गया। ये क्या हो गया, लो हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है गैस का, यहाँ पे वॉल्यूम क्या किया, डिक्रीज किया। यहाँ पे अब यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं। जैसे जब यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा था, फोर्स नहीं लग रहा था, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम क्या था, हाई था। यानी जब यहाँ पे एनर्जी क्या था, एकदम लो था, एनर्जी कुछ लग ही नहीं रहा था, बहुत कम एनर्जी था, लो एनर्जी था, तो उस केस में क्या है, वॉल्यूम हाई है। और जब एनर्जी लग रहा है, यहाँ से भी दोनों तरीके से एनर्जी जब लग रहा है तो उस केस में वॉल्यूम क्या है, लो है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी जैसे जैसे एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी, और इन सारे में क्या एग्जर्ट हो रहा है, एनर्जी एग्जर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्क फंक्शन में क्या एग्जर्ट होता है, तो एनर्जी एग्जर्टेड। और जैसे जैसे एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज करेगा, एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। कारण क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी जो है वी के यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो गैस जो है वो किस पे वर्क किया, पिस्टन पे। पिस्टन किस पे वर्क किया, गैस पे। दोनों तरफ से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इधर से भी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इधर से भी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, यानी एनर्जी क्या हुआ, निकला, एग्जर्ट हुआ। तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी वर्क जो है, कैसा वर्क परफॉर्म हुआ, क्या काम हुआ यहाँ पे, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन में क्या एग्जर्ट होता है, एनर्जी एग्जर्टेड होती है। दूसरा चीज यहाँ पे आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में हमको केवल यही जानना होता है कि अंदर का जो गैस पार्टिकल है उसके द्वारा क्या एनर्जी एक्सर्ट किया गया। यानी स्टेट फंक्शन में हमको इस पिस्टन से कोई मतलब नहीं होता। स्टेट फंक्शन में पिस्टन से कोई मतलब नहीं है, पिस्टन कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना एनर्जी एक्सर्ट किया, उस सबसे कोई बहस नहीं है। केवल हमको ये जो गैस है वो कितना एनर्जी एक्सर्ट किया, क्या उसका वॉल्यूम है, कितना वो फोर्स लगा रहा है पिस्टन पे गैस, बस उसी से हमको स्टेट फंक्शन में मतलब होता है। अब जानते हैं इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी क्या होता है।
अब जानते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। कितना ही ध्यान रखना है कि एनर्जी इनसाइड द सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम जो है वो 3 तरह का होता था। एक होता था ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम हम बताए थे 3 तरह का होता है। एक हम बताए थे ओपन, एक क्लोज और एक बताए थे आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम जो बोलना है। तो ओपन सिस्टम क्या बोले? ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए Q का वैल्यू जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अब यहाँ पे Q क्या है? Q मतलब होता है चेंज इन हीट। चेंज इन हीट यानी हीट में कितना चेंज हुआ वो उसी को Q जो है रिप्रेजेंट करता है। Q क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन हीट। तो ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए हीट जो है, जो हीट एनर्जी में जो चेंज है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में जो डेल्टा Q का वैल्यू है या Q का वैल्यू है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एनर्जी हीट एनर्जी का चेंज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं चेंज हो सकता है? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम किसका बना होता है? इंसुलेटर का। और इंसुलेटर में क्या होता है कि हीट नॉट एक्सचेंज, हीट जब एक्सचेंज नहीं करेगा, जब हीट का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होगा तो डेल्टा Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी किस में हो सकता है? इंटरनल एनर्जी होगा तो तीनों में, ओपन सिस्टम में भी, क्लोज सिस्टम में भी, आइसोलेटेड सिस्टम में भी। लेकिन ओपन सिस्टम के केस में क्या है? ओपन और क्लोज सिस्टम के केस में होता क्या है कि सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। और इसमें क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रहा है? सिस्टम से सराउंडिंग भी जा रहा है और जस्ट उसका वाइस वर्सा भी हो रहा है, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हीट में चेंज हो रहा है। और हीट में चेंज हो रहा है यानी एनर्जी, ये हीट क्या है? एक तरह से एनर्जी ही है ना। अब एनर्जी में अगर चेंज हो रहा है, एनर्जी एग्जर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन हो रहा है। जब एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी एक्सर्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन हो रहा है। और जब वर्क फंक्शन हो रहा है तो इस केस में एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करता है। जब एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इस केस में जब वर्क फंक्शन हो रहा है तो उस केस में हीट एनर्जी इंक्रीज करेगा। हीट एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा जब भी वर्क फंक्शन होगा। समझ में बात है? हाँ, तो ये हीट एनर्जी इंक्रीज हुआ। और हीट एनर्जी इंक्रीज कैसे होगा? तो बाउंड्री के थ्रू। एनर्जी ट्रांसमिट कैसे होगा? बाउंड्री के थ्रू। इंटरनल एनर्जी कहा जाएगा, जैसे अंदर का एनर्जी बाहर की तरफ, बाहर का एनर्जी अंदर की तरफ। तो देखो ओपन और क्लोज सिस्टम में अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सर्ट हो रहा है, यानी कि एनर्जी एक्सर्ट हो रहा है यानी कि वर्क फंक्शन हो रहा है। वर्क फंक्शन हो रहा है यानी कि हीट एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और ये हीट एनर्जी कहाँ पे है? ये हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर है। सिस्टम के अंदर ये हीट एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगा उसी को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। और सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? हीट एनर्जी के फॉर्म में है। तो जब हीट एनर्जी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम के अंदर का क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज पहला लॉ जानते हैं, फर्स्ट लॉ। क्या जानेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ ये बोलता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। बस ऐसा बात नहीं है कितना चीज बोलता है, आगे बहुत चीज है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ यही बोलता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस ये जो लॉ है ये किस पर वर्क करता है? तो डेल्टा यू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है? डेल्टा यू मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा जो है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज। और ये यू क्या है? यू जो है वो इंटरनल एनर्जी है। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू मतलब क्या हुआ? चेंज इन वर्क, यानी कितना वर्क में चेंज हुआ। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन हीट। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? चेंज इन वर्क। अब ये सब आया कैसे, है ना? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कैसे आया? अब हम ये चीज समझते हैं। एक चीज था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमेशा जो है, जैसे अगर कोई भी एक सिस्टम देते हैं, ये मेरे पास एक सिस्टम है,
इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है ये कैसा एनर्जी है, ये कांस्टेंट एनर्जी है। इस सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी, तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में है, कांस्टेंट एनर्जी के फॉर्म में। यानी उसमें कोई भी मोशन, कोई भी मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, एनर्जी अपना कांस्टेंट है एक जगह पे। तो इस इंटरनल एनर्जी को, यानी इस कांस्टेंट एनर्जी को जो इसके अंदर है, इसको एक्सचेंज करने का, मतलब इसको चेंज करने का क्या तरीका है। तो तरीका नंबर 1, इस इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का तरीका नंबर 1 ये है कि या तो हम इसमें क्या करें, एक्सटर्नल हीट प्रोड्यूस करें। क्या करें, एक्सटर्नल हीट प्रोड्यूस करें, तब क्या होगा, ये एनर्जी चेंज करेगा। पहला तरीका, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 ये है कि हम क्या करें, वर्क डन करें, वर्क डन करें। अब अगर हम वर्क डन करते हैं, अगर हम वर्क डन करते हैं तो उस केस में भी इसके अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज करेगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसमें पहले से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में है, कांस्टेंट एनर्जी के फॉर्म में है। यानी जो भी हम लोग इस पे वर्क डन करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इतना चीज किसको समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वर्क डन। यानी जब हम लोग वर्क डन किए तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। वो कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्योंकि इसमें वर्क डन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सब चीज होगा, लेकिन कोई मूवमेंट या मोशन ही नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो जब वर्क डन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो उस केस में अंदर में जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कुछ मूवमेंट भी होगा, कुछ मोशन भी होगा। अब वो जो मूवमेंट होगा या वो जो मोशन होगा, जो अंदर में मूवमेंट या मोशन होगा, वो मोशन के कारण कौन सा एनर्जी जनरेट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये जो वर्क डन है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। अब जब वर्क डन के कारण पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो अंदर में जो भी चीज है उसमें मूवमेंट होगा, मोशन करेगा, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझ जाते हैं, अभी जो है हम केवल देखो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हम शुरुआत में ही लिखे थे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये जो डेल्टा यू है यानी इंटरनल एनर्जी, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है, हीट है, ये क्या है, वर्क है। तो यहाँ पे यही चीज बस देखना है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है वो केवल तुम्हारा चेंज इन हीट एनर्जी पे डिपेंड करता है और चेंज इन वर्क डन पे डिपेंड करता है। यानी डेल्टा डब्ल्यू पे, यानी वर्क डन, वर्क पे और हीट पे, इन्हीं दोनों पे मेरा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। तो इसी दोनों को बस जानना है, हीट को और वर्क को, और उसके बाद उससे कैसे, वर्क से कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको देख लेना है, हीट से कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको देख लेना है। और जैसे ही ये दोनों समझ आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर। ठीक, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, यानी एनर्जी का कोई एक्सचेंज तो होगा नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई एक्सचेंज होगा क्या, नहीं होगा, एनर्जी का कोई एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह के सिस्टम को एडायबेटिक सिस्टम कहते हैं। अब बताए थे कि सिस्टम जो होता है वो 3 तरीके का आता है। एक आता है ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, है ना, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, ये 3 बताए थे। तो इन तीनों को भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब जैसे ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को हम डालेंगे डायबिटिक सिस्टम में, ये दोनों डायबिटिक सिस्टम हुआ। और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ए डायबिटिक, ये क्या हो गया, ए डायबिटिक। आइसोलेटेड सिस्टम मेरा ए डायबिटिक हुआ, जबकि ओपन और क्लोज सिस्टम मेरा डायबिटिक हुआ। अब देखो, ए डायबिटिक सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज जो है नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट इज नोन एज ए डायबिटिक सिस्टम। ठीक है, अब ए डायबिटिक सिस्टम केवल आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है क्योंकि उसमें में केवल हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में हीट का एक्सचेंज बाउंड्री के थ्रू होता है और ओपन सिस्टम में तो एज इट इज जैसे हीट का एक्सचेंज होता है, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, खुला हुआ जहाँ से है, ओपन जहाँ से है वहाँ से हीट का एक्सचेंज हुआ। तो डायबिटिक सिस्टम वैसा सिस्टम हुआ जिसमें हीट का एक्सचेंज हो, और ए डायबिटिक जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो।
तो इसका एक वाल होता है, वाल मतलब जानते हो ना, दीवार, दीवार। तो ए डायबिटिक वाल वैसा वाल होता है जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो, यानी हीट एनर्जी ट्रांसमिट ना हो, हीट का एक्सचेंज ना हो। और डायबिटिक वाल, डायबिटिक में भी एक वाल आता है, दीवार आती है। इस डायबिटिक वाल को वैसा वाल कहते हैं जिससे हीट एनर्जी एक्सचेंज हो, हीट एक्सचेंज, हीट क्या हो, एक्सचेंज हो। और ए डायबिटिक वाल मतलब हीट का एक्सचेंज ना हो, हीट नो एक्सचेंज, समझ में आया, हीट का एक्सचेंज ना हो। तो अब ये हो जाता है कि जब अब इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, तो हम जो दो तरीका भी बताए थे, पहला तरीका कि एक्सटर्नल हीट दें, पहला तरीका क्या बताए थे, एक्सटर्नल हीट का, और दूसरा तरीका बताए थे वर्क तरीका। तो पहला तरीका तो कैंसिल हो गया क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो बाहर का हीट अंदर जाएगा नहीं, अंदर का हीट बाहर आएगा नहीं। तो दूसरा तरीका जो मेरे पास बचा वर्क डन का, वही करना होगा। अब वर्क डन कैसे कर सकते हैं, तो ये वर्क डन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं फिजिकल वर्क, ठीक है, पीडब्ल्यू में है फिजिकल वर्क, और एक हो जाता है मैकेनिकल वर्क। दो तरीके का वर्क कर सकते हैं, फिजिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। अब फिजिकल वर्क मतलब हम क्या किए कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसको पकड़े, ऐसे हाथ में पकड़े, इसको ना ये देखते हैं, ये दिख रहा है, ये सिस्टम है। अब हम इसको क्या किए, पकड़े। फिजिकल वर्क में हम इस सिस्टम को क्या किए, केवल पकड़ लिए। अब पकड़ने से अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम कांस्टेंट है। अब हम इसको ऐसे हिला दिए, इसको क्या किया, ऐसे ऐसे हिला दिए, तो इसके अंदर क्या हुआ, वर्क डन हुआ, इसके अंदर कुछ काम हुआ, इसके अंदर का एनर्जी क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ जब इसमें ऐसे ऐसे मोशन आया, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या किया, इंक्रीज किया। जब इंटरनल एनर्जी मेरा इंक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी में चेंज तो आया, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी था वो पूरा ऐसे हो रहा है, पहले तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी था, पहले क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, इसको हिला ऐसे से, तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी यानी इंक्रीज हुआ, यानी जैसे ऐसे ऐसे हिला है तब इसमें इंटरनल एनर्जी में तो चेंज हुआ, और वो चेंज कैसे हुआ, तो इंक्रीज किया, इंक्रीज किया। अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि फिजिकल वर्क के द्वारा समझ गए, फिजिकल वर्क के कारण कि कैसे जो है सिस्टम में वर्क डन होता है। मैकेनिकल वर्क में क्या होता है, मैकेनिकल वर्क मतलब होता है पोटेंशियल वर्क। मैकेनिकल वर्क को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक मशीन आती है, सेंट्रीफ्यूगल करके कोई मशीन आती है, उस मशीन पे क्या किया, हम उस सिस्टम को रख दिए, उस सिस्टम को रख दिए और स्विच को ऑन किए। तो स्विच को जब ऑन किए तो मशीन क्या हुआ, उस सिस्टम को वर्क डन, यानी मशीन क्या हुआ, घूमने लगी, मशीन क्या होने लगी, घूमने लगी। अब जब ऐसे मशीन घूमने लगी तो उस सिस्टम में क्या होने लगा, वर्क डन होने लगा, यानी वर्क होने लगा। और ये वर्क हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है, यानी मैकेनिकल वर्क हो रहा है। यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। अच्छा, अब हम ये एज्यूम करते हैं, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी था, मतलब शुरुआत में इस सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी था उसको UA से डिनोट किए, ठीक है। शुरुआत में जो इंटरनल एनर्जी था उसको UA से डिनोट किए, और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी उसको UB से डिनोट किए। कुछ समझ में आ रहा है, या इसको U1 से करते हैं। जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है उसको U1 से किया, और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है उसको U2 से किया, ठीक। अब जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट था, यानी एनर्जी में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट था। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को मानते हैं TA, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या मानते हैं, TA। और जब इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, जब इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ तो उस कारण टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो भी बताया कि इंक्रीज करेगा क्या, टेम्परेचर। तो उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर को, जो कि मैकेनिकल वर्क के द्वारा हुआ, इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, ये टीबी क्या है, टेम्परेचर से, वो कब हुआ, मैकेनिकल वर्क के कारण हुआ, टीबी टेम्परेचर से। तो इंटरनल एनर्जी में यहाँ पे चेंज कितना हुआ, अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है, यानी डेल्टा U है, इंटरनल एनर्जी में मेरा चेंज कितना हो रहा है, TB माइनस TA, यानी जो इनिशियल हीट है, ये TB क्या है मेरा, ये TB यानी कि हीट इनिशियल, सॉरी फाइनल हीट है, ये कौन सा हीट है, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट।
फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट, यही मेरा होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो पहले जो हीट एनर्जी था और अब जो हीट एनर्जी है, दोनों में जो चेंज होगा वही मेरा इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो इतना बात समझ में आया। और ये जो फाइनल हीट है, यानी ये जो टीबी है, फाइनल हीट, ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? तो मैकेनिकल वर्क के कारण। ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? मैकेनिकल वर्क के कारण प्रोड्यूस हुआ। इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग हम एक और चीज को डिराइव करें, तो वो मेरा कुछ ऐसा समझ पा रहे हो क्या? डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन होगा। फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी भी तो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही हो रहा है। अब ये जो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, ये किसके बराबर है? यू टू माइनस यू वन के। और यहाँ पे भी डेल्टा यू किसके बराबर है? एक तरह से फाइनल हीट एनर्जी माइनस इनिशियल। ये जो हीट है, ये ही क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है ना। हीट क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। तो यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल हीट एनर्जी हो रहा है, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी हो रहा है। तो उस केस में और ये जो चेंज हो रहा है एनर्जी में, ये जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वर्क के कारण। किसके कारण हो रहा है? वर्क के कारण। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू। इस चीज को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से इनडायरेक्टली हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ से समझ में आ रहा है डेल्टा यू किसके बराबर आ गया? डब्ल्यू के बराबर। अब देखो एक कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके कारण हो रहा है? वर्क के कारण। यानी फॉर्मूला जो है मेरा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसका पहला कंडीशन प्रूव्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन, मतलब वर्क डन जितना हो रहा है। अच्छा, अब जो है हम वर्क डन के कारण समझ गए। वर्क डन में पहला कंडीशन हमको मिल गया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये चीज़ हमको मिल गया। अब हमको दूसरा एक और चीज़ चाहिए कि डेल्टा क्यू को, मतलब डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू वो मेरा किसके बराबर हो? क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे? हीट। क्यू क्या है मेरा? हीट है, यानी गर्मी। अब देखो, अभी हम बताएं कि अभी जो ये वर्क डन हुआ, ये वर्क डन किस कंडीशन में हुआ? यानी वर्क डन हम लोग कैसे टाइप के सिस्टम पे किए? ए डायबिटिक सिस्टम में। वर्क डन किस तरह के सिस्टम में हुआ? ए डायबिटिक सिस्टम। और उसमें वर्क डन करने का कारण क्या था? क्योंकि उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता था, तो ए डायबिटिक सिस्टम में हो गया। ठीक है, इसमें तो भाई हम लोग डायबिटिक सिस्टम में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सीधे लिख रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी। तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो कैसा सिस्टम होगा? डायबिटिक सिस्टम होगा। यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा? डायबिटिक सिस्टम होगा। डायबिटिक सिस्टम मतलब हीट कैन बी एक्सचेंज्ड, कैन बी क्या? हीट कैन एक्सचेंज, हीट कैन एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सिस्टम सराउंडिंग टू सिस्टम। अब होता क्या है, एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताते हैं। एक प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पे हम बस कहना ये चाह रहे हैं कि जो अंदर का हीट एनर्जी होगा, जो अंदर का हीट एनर्जी होगा वो बाहर के हीट एनर्जी के इक्वल होगा। कहने का ये मतलब है कि हीट एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एनर्जी इन द सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी होगा वो सिस्टम के अंदर के हीट एनर्जी के बराबर होगा। कैसे? अब इसको एक तरीके से बताते हैं, ठीक है? एक तरीका मानते हैं। तो एक मानते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये कोई सिस्टम, ये क्या मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है? ये सिस्टम। अब इस सिस्टम में मेरे पास अगर मानते हैं कोई भी लिक्विड है, ठीक है? इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। एक प्रैक्टिकल के थ्रू बता रहे हैं कि ये जो मेरे पास लिक्विड है, इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है। और इसका मतलब ये जो सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया? मेरा सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम का यहाँ पे ये जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री है। यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है और सिस्टम के अंदर का सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? 60 डिग्री है। अब यहाँ पे ये चीज देखना है, पहली चीज हीट एनर्जी इनसाइड द सिस्टम, हीट एनर्जी इनसाइड द सिस्टम वो क्या है? हाई है कि नहीं है? हाँ, इसके सिस्टम के अंदर में जो हीट एनर्जी है वो हाई है।
हाई है पहला चीज। तो उस हाई हीट एनर्जी को हम क्या किए, Q1 से रिप्रेजेंट किए। ये जो 60 डिग्री सेल्सियस है इसको क्या रिप्रेजेंट करिए, किससे, Q1 से। समझ में आता है। और जो सराउंडिंग का हीट एनर्जी है वो क्या है, लो है एज कम्पेयर टू इंटरनल यानी सिस्टम के अंदर की हीट एनर्जी से अगर कंपेयर करें तो सराउंडिंग का हीट एनर्जी क्या है, लो है। तो दूसरा चीज ये हुआ कि हीट एनर्जी इन सराउंडिंग वो क्या है, लो है। तो इसको हम लोग मान लिए क्या, Q2। इस लो वाली एनर्जी को क्या मान लिए, Q2 मान लिए। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो मेरा हीट है, अच्छा हीट का जो वैल्यू है, हीट जो होती है, ठीक है, वो निगेटिव हो सकता है क्या, यानी चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव, ऐसा तो होगा नहीं। अगर टेम्परेचर निगेटिव में जा रहा है, -40 -30 -20 ऐसे जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर नेगेटिव में जाने का मतलब कि ठंडा हो रहा है चीज। और टेम्परेचर जब पॉजिटिव में ज्यादा भागता है, जैसे अगर टेम्परेचर जो है पॉजिटिव में 1 से लेकर 1 10 20 30 40 50 60 ऐसे टेम्परेचर पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हीट एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यानी गर्मी आ रहा है। और अगर टेम्परेचर जो है -10 -20 -30 -40 ऐसे नीचे जाता है रहता है, तो उसका मतलब क्या, हीट एनर्जी कम होता जा रहा है, यानी कि ठंडा आ रहा है। तो वैसे ही हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल हीट एनर्जी का बात हो रहा है। तो उस केस में Q1 माइनस Q2 होगा कि Q2 माइनस Q1 होगा। अब यहाँ पे ये चीज बताओ, यहाँ पे जो चेंज इन हीट एनर्जी है वो क्या होगा, हाई माइनस लो होगा या लो माइनस हाई होगा, हाई माइनस लो होगा, यानी ज्यादा से कम को घटाएंगे तब ना मेरा हीट एनर्जी पॉजिटिव में आएगा, तो चेंज इन हीट होता जाएगा। तो यहाँ पे ये Q1 माइनस Q2 होगा कि नहीं होगा, Q1 माइनस Q2, इतना चीज समझ में आ रहा है। डेल्टा Q क्या हो रहा है, Q1 माइनस Q2, यानी हाई हीट एनर्जी। अब यहाँ पे देखो Q1 क्या है मेरा 60 डिग्री सेल्सियस, माइनस Q2 क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 30 यहाँ पे फाइनली मेरा कितना आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब यही चीज हम बताने का तो बोल रहे थे, यही चीज हम शुरुआत में बोले थे कि चेंज इन हीट एनर्जी या हीट एनर्जी इनसाइड द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एनर्जी इन द सराउंडिंग। वही चीज आ गया कि नहीं है, चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी। अब सराउंडिंग का इसमें हीट एनर्जी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन हीट एनर्जी भी कितना आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, बस यही चीज हम बता रहे थे। अब देखो, अब यहाँ पे तो ये हो गया। अब ये किस केस में हुआ, डायबिटिक सिस्टम के केस में। ये डायबिटिक सिस्टम के केस में क्या हो रहा है मेरा, Q1 माइनस Q2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Q1 माइनस Q2 डायबिटिक सिस्टम के केस में। तो ए डायबिटिक सिस्टम में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि Q2 माइनस Q1। ए डायबिटिक सिस्टम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी Q2 माइनस Q1, यानी लो हीट एनर्जी माइनस हाई हीट एनर्जी। क्योंकि बाहर में, क्योंकि फ्लो सिस्टम में क्या होता है, जब ए डायबिटिक सिस्टम है तो उसमें तो इंसुलेटेड सिस्टम है ना, तो इंसुलेटेड सिस्टम में अंदर का जो इंटरनल है, अंदर का जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो हाई है, और बाहर का एनर्जी क्या है, लो है। तो लो में से हाई को माइनस करना होगा, लो में से हाई में। तो ए डायबिटिक सिस्टम में चेंज इन हीट एनर्जी क्या होता है, Q2 माइनस Q1, और डायबिटिक सिस्टम में चेंज इन हीट एनर्जी क्या होता है, Q1 माइनस Q2। चलो अब देखो, अब हम कैटेगरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, ठीक। कैटेगरी नंबर ए बनाते हैं ए डायबिटिक सिस्टम का, ए डायबिटिक सिस्टम का, और कैटेगरी नंबर बी बनाते हैं डायबिटिक सिस्टम का। ए डायबिटिक सिस्टम से हमको क्या मिला, ए डायबिटिक सिस्टम से मिला कि डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू के। और डायबिटिक सिस्टम से अभी हम क्या बताए कि चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताए, Q1 माइनस Q2, यही चीज बताया, Q1 माइनस Q2। ये जो Q1 माइनस Q2 है ये क्या है, हीट एनर्जी में चेंज है। और हीट एनर्जी कहाँ का चेंज हो रहा है, सिस्टम के अंदर का, और सिस्टम के अंदर का जो एनर्जी है उसी को तो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो डेल्टा Q जो है वो मेरा किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा U के, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू Q आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। कोई इसमें दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो जो डेल्टा, अच्छा यहाँ पे इस केस में डेल्टा यू में एक वैल्यू आया था TB माइनस TA, डेल्टा यू इज इक्वल टू TB माइनस TA। अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं, इससे कोरिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे होगे, इससे कोरिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये दोनों सिस्टम अलग अलग है, तो कोरिलेट कहाँ से होगा, डायबिटिक है, ए डायबिटिक है। लेकिन
इससे तो रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, इस चीज से अब तो रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता है, क्योंकि डेल्टा यू जो है, अच्छा इसको और आसानी से लिख दे रहे हैं, Q1 माइनस Q2, डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और डेल्टा यू जो है वो और किसके बराबर है, Q2 माइनस Q1 के भी बराबर है। तो Q1, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, दोनों केस में डेल्टा यू जब टीबी माइनस टीए हो जाता है तो इस केस में किसके बराबर हमको आया था, वर्क डन के, किसके बराबर आया था, वर्क डन के। यानी ये सारा कंडीशन जब हमको आ रहा था तो उस केस में डेल्टा यू किसके बराबर था, डब्ल्यू वर्क डन के, ए डायबिटिक कंडीशन। अब अगर डेल्टा यू Q1 माइनस Q2 है, यानी ये सब कंडीशन जब अब हमको आ रहा है तो उस केस में डेल्टा यू, ये जो डेल्टा यू है किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आ रहा है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गए, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा, समझ में आया। अब एक चीज और बता दे, एक चीज और समझ लेते हैं, वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम, अच्छा ये जो V है, ये जो V है और ये जो U है ना, इंग्लिश में, इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसके आस ही पास रहता है, U V W, ठीक है, ऐसे टाइप रहता है ना, चलता है इंग्लिश अल्फाबेट। तो U और V जो है बहुत एक दूसरे के करीबी है, पड़ोसी टाइप है। तो इन दोनों में कुछ तो रिश्ता होगा, रिलेशन होगा, U और V में कुछ रिलेशन यानी कुछ रिश्ता वगैरह होगा। वो रिश्ता क्या है, यानी U यहाँ पे वो पड़ोसी नहीं समझना, U मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी, V यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, तो इन दोनों में रिलेशन हम बता देते हैं। देखो दो केस याद करो, पिस्टन वाला, पिस्टन में केस 1 क्या था, जब वर्क डन नहीं हो रहा था, पिस्टन के द्वारा गैस पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा था, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था। जब वर्क डन नहीं हो रहा था तो उस केस में क्या था, अंदर का एनर्जी लो था, इनसाइड जो एनर्जी था, सिस्टम के अंदर का जो एनर्जी था वो क्या था, लो था, और वॉल्यूम क्या था, हाई था। जब वर्क डन हुआ, यानी जब फोर्स अप्लाइड किया, जब पिस्टन नीचे प्रेस हुआ, कंप्रेस किया एयर को, तो उस केस में क्या हुआ कि अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, लो हुआ, डिक्रीज किया, और जो इंटरनल एनर्जी था वो क्या किया, इंक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी क्या किया, इंक्रीज किया। ये सारे चीजें हैं। तो जो वॉल्यूम में जो चेंज आया, जो वॉल्यूम में जो चेंज आया वो कितना आया होगा, V2 माइनस V1। अब जैसे दो सिस्टम था, ये दो सिस्टम मानते हैं, जब पिस्टन के द्वारा, ये मानते हैं पिस्टन है, इस पिस्टन के द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं हुआ तब उसका वॉल्यूम था V1। जब इस पिस्टन के द्वारा, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के द्वारा जब वर्क डन हुआ तो उस केस में वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, V2। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, V2 माइनस V1। अब V2 माइनस V1 क्यों होगा, क्योंकि इस केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, हाई है, और इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या, लोअर। अब वॉल्यूम जो है V2 माइनस V1 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये जो इंटरनल एनर्जी माइनस V2 है, ये जो V2 है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय पिस्टन, ये कब हुआ, ये वॉल्यूम में चेंज कब हुआ, जब ये जो सिस्टम है, ये जो पिस्टन है वो इस सिस्टम पे वर्क डन किया। तो यहाँ से चेंज इन वर्क डन, अच्छा यहाँ पे हीट एनर्जी तो चेंज किया ना, तो हीट एनर्जी जो चेंज किया वो कैसा हीट एनर्जी था, ए डायबिटिक की डायबिटिक, ए डायबिटिक Q2 माइनस Q1, तो उसका जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ उसके कारण क्या हुआ, हीट एनर्जी एक्सचेंज किया कि नहीं किया, हीट एनर्जी चेंज हुआ। हीट एनर्जी जो चेंज हुआ उसको हम लोग लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, जो हीट एनर्जी चेंज हुआ। और ये जो Q2 माइनस Q1 हीट एनर्जी, अच्छा ये जो हीट एनर्जी चेंज हुआ वो किस तरह के सिस्टम में हुआ, ए डायबिटिक सिस्टम में। तब ए डायबिटिक सिस्टम में जिसमें हीट एनर्जी चेंज हो सकता है, तो उस केस में डेल्टा V का वैल्यू एक और बताते हैं, याद करो, चेंज इन हीट एनर्जी का, उस केस में चेंज इन हीट एनर्जी क्या था, Q2 माइनस Q1, और यही Q2 माइनस Q1 जो है मेरा डेल्टा V के बराबर भी होता है।
डेल्टा V इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, डेल्टा V बराबर Q2 माइनस Q1, और Q2 माइनस Q1 यहाँ पे देखो डेल्टा U के बराबर है। तो रिलेशन क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया, लिख दे डेल्टा V इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम।